देखो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑलरेडी पहले भी कभी पढ़े हैं कि नहीं, पहले देख लो। पहले जैसे फंडामेंटल राइट्स है, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल्स के बाद में डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में। ठीक है, तो देखो डायरेक्टिव प्रिंसिपल होता क्या है, पहले ये जान लो। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट का मतलब ये चीज है कि जिस तरह से फंडामेंटल राइट्स था उसी तरह से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी है, डीपीएसपी। तो इसमें है क्या कि जैसे फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में कि जैसे फंडामेंटल राइट्स में तुमको जो अधिकार मिला है इसमें भी तुमको अधिकार मिलता है, लेकिन उसके लिए तुम कहाँ जाते हो? फंडामेंटल राइट तुम्हारा कोई छीनता है तो कहाँ चले जाते हो? कोर्ट में जाते हो, सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 32 का हवाला देके कहाँ चले जाते हो? लेकिन डीपीएसपी भी एक तरह से फंडामेंटल में आता है, मतलब तुमको अधिकार दिया जाता है, बट ये कोर्ट में जाके चैलेंज नहीं कर सकते हो। ये डीपीएसपी एक ऐसा चीज है, एक ऐसा अधिकार है, तुमको अगर दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो कुछ बात नहीं है, तुम चैलेंज नहीं कर सकते हो कोर्ट में। ये पूरा तरह से जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके रहमो करम पे है। ठीक है, डीपीएसपी को जो है वो कहाँ से लिया गया? जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, ये तुम्हारा लिया गया आयरलैंड से। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। समझ में आया ना? और इसका चर्चा जो है पार्ट 4 में किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। कहाँ पे? पार्ट 4 में बात किया गया है डीपीएसपी का। बात समझ में आया ना? और कहाँ से, कौन सा देश से लिए हम लोग? आयरलैंड से लिए। ठीक है, हिंदी में इसको नीति कुछ समथिंग अजीब सा नाम हमको याद नहीं आ रहा। ठीक है, लेकिन इतना जान लो कि डीपीएसपी का जैसे यहाँ पे जो लिखा है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही होता है कि जब भी कोई सरकार, स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी बनाता है तो वो पॉलिसी बनाएगा तो इसको मद्देनजर रखते हुए क्या बनाएगा? पॉलिसी बनाएगा। बात समझ में ना? कहने का मतलब है कि जब भी कोई स्टेट गवर्नमेंट किसी भी तरह का अपने मैनिफेस्टो लिखता है, किसी भी तरह का कुछ भी, वो अपना कानून वगैरह कुछ भी पॉलिसी वगैरह बना रहा है, तो पॉलिसी को बनाएगा, साइड में इसको रख देगा कि इसके अंदर जो जो लिखा हुआ है वो चीज़ क्या करेगा? उस पॉलिसी में डालेगा। हो सके कोई स्टेट कुछ चीज़ निकाल देता है, कोई चीज़ रखता है, समझ में ना, अपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट में, अपना पॉलिसी में। तो वही उसी चीज़ के बारे में आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अगर तुम ध्यान से देखोगे कि अगर हम लोग जाएंगे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट होता क्या है, तो यहाँ पे एक सिंपल सा बात लिखा हुआ है। क्या लिखा है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज द गाइडलाइन। ठीक है ना, एक तरह का क्या है? गाइडलाइन है। द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट इंडिया टू कीप इन माइंड while framing any laws and policies। जब भी, कहने का मतलब क्या, अभी थोड़ा देर पहले ही बताए थे कि जब डीपीएसपी को हम चैलेंज नहीं कर सकते, ये तो फिर ये बनाया क्यों? ये इसलिए बनाया गया था संविधान लिखते वक्त कि जब भी कोई सरकार अपना पॉलिसी बनाता है, कोई कानून व्यवस्था बना रहा है, तो वो डीपीएसपी को साइड में रख के इसी के अनुसार क्या करेगा अपना, क्योंकि उसको तो पता नहीं कैसा होना चाहिए। नहीं, तो एक संविधान में ये बात लिख दिया कि ऐसे ऐसे ये फैसिलिटीज तुम अपने जनता को क्या कर सकते हो? दे सकते हो। तो इसके अंदर जो जो फैसिलिटीज लिखा हुआ है, या तो वो तुम सारा दे दो, या उससे तुम ज्यादा दे दो, या एक दो कम दे दो, लेकिन इसी के इर्द गिर्द क्या होना चाहिए? तुम्हारा जो भी है पॉलिसी जो बना रहे हो, जो फ्रेम कर रहे हो, वो इसी के इर्द गिर्द में रहना चाहिए, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए पूरा तरह से। पता चला कि वो कौन सा कानून, सऊदी में जो लॉ है ना, सरिया कानून लगा दिया, वैसा थोड़ी होगा। अरे तुमको तो पता होना चाहिए ना क्या है नहीं है। तो कैसे पता चले? कोई अचानक से सपना में आएगा नहीं, तो उसको एक चीज रहेगा, हाँ मोटा मोटी आइडिया हो गया, अच्छा ये चीज है, अच्छा ऐसे ऐसे करके बनाना है। ठीक है ना, तो वो उसी चीज के लिए। तो सरकार इसलिए इसका यूज करता है, किस चीज के लिए? जब भी वो कोई पॉलिसी, कोई भी गाइडलाइन प्रिंसिपल या कोई भी पॉलिसी बना रहा होता है, फ्रेम कर रहा होता है, तो डीपीएसपी को मद्देनजर रखते हुए वो अपना क्या बनाता है?
पॉलिसी बनाता है। बात समझ में आया ना कि नहीं समझ में आया? ठीक है, जैसे कोई भी चीज बोलोगे कि घर में मान लो कोई काम हो रहा है, समझ में आया ना, तो हम लोग कैसे सीखते हैं? सीखते यही है कि जैसे देखना कि घर का जो बड़ा भाई रहता है या बड़े कुछ लोग रहते हैं और उनसे जो एजेड लोग होते हैं, तो वो जैसे जैसे, एक तो उनका टाइम हो गया, एज हो गया, तो वो काम नहीं करेंगे। अब वो क्या करेंगे, वो जो छोटा तो लोग रहता है वो खेलते रहता है, और जो बड़ा भाई रहता है, समझ में, तो उसको क्या किया जाता है, सिखाया जाता है कि ऐसे करो वैसे करो। वो मतलब वो देख के क्या करते हैं, सीखते हैं। अच्छा ऐसे ऐसे, तब उसके ऊपर जिम्मेदारी आता है, तब वो धीरे धीरे करके क्या करता है, मोटा मोटी उसको क्या होता है, आइडिया होता है, अच्छा ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है। तो उसी तरह से कोई स्टेट मान लो कोई पॉलिसी बनाएगा, तो उसको कहाँ से पता रहेगा? तो संविधान में डीपीएसपी को खोलेगा, देखिएगा ये पॉलिसी उसके अंदर में, मिनिमम पॉलिसी ये चीज क्या है, ये चीज रहना चाहिए। तो वो कहाँ से देखेगा, डीपीएसपी में देखेगा, और उसी हिसाब से क्या करेगा, जो उसको अच्छा लगेगा वो रखेगा, जो उसको अच्छा नहीं लगेगा वो नहीं रखेगा। कहने का मतलब क्या है कि डीपीएसपी को सिंपल से एक भाषा में समझो तो एक तरह से तुम्हारा जो स्टेट गवर्नमेंट जो है, सरकार है, वो कोई स्टेट में लीकर जो अल्कोहल होता है, जो दारू होता है, वो क्या इलीगल है, किसी स्टेट में क्या वो लीगल है। तो उसको लगा अच्छा तो वो रखा, किसी को नहीं अच्छा लगा तो वो वहां से क्या किया, अपना पॉलिसी से क्या कर दिया, बाहर कर दिया। अब दिल्ली का जो मुख्यमंत्री है कौन, अभी है, अभी कौन है, अभी फिलहाल, जब अरविंद केजरीवाल था तो क्या किया, लड़की लोग के लिए बस का ट्रैवल क्या कर दिया था, फ्री। इसका मतलब हमको भी यहाँ भी दे देगा, नहीं दे रहे तो कोर्ट में चले जाएंगे। अरे उसको अच्छा लगा अपना पॉलिसी में रखा, नहीं अच्छा लगा इसको तो ये हटा दिया। जिसको जैसा अच्छा लगता है वो अपना रखता है, जिसको नहीं लगता है। अब किसी स्टेट में बिजली फ्री है, 200 यूनिट, 100 यूनिट, हर स्टेट में है, नहीं है तो क्या करोगे, कोर्ट चले जाओगे, नहीं। तो उसको अपने पॉलिसी में रखा, किसी को नहीं अच्छा लगा तो नहीं रखा। तो कहने का मतलब ये है कि ये तरह से, एक तरह से डीपीएसपी अधिकार तो तुमको देता है, बट कंपलसरी नहीं हो, नहीं मिला तो तुम उसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते हो। समझ में आया ना? ठीक है, ये बस इसलिए है कि कोई भी सरकार अपना पॉलिसी बना रहा है तो वहां से एक मोटा मोटी आइडिया ले ले, भाई ऐसा ऐसा होता है, हम ऐसे ऐसे करके क्या करेंगे, बनाएंगे। इसमें जो अच्छा मेरे लिए लगेगा, मेरे बजट में आएगा, हम लिखेंगे, जो मेरे बजट में नहीं रहेगा वो हम हटा देंगे, मेरे अपने अनुसार जो हमको अच्छा लगता है, मेरा जो आइडियोलॉजी पे काम करे, अलग अलग जो है। तो इसलिए टीपीएसपी को क्या किया गया है, बनाया गया। बात समझ में आया? कहाँ से लिया गया अभी बताया थोड़ा देर पहले, आयरलैंड से। कौन से पार्ट में है, पार्ट 4 में। बात समझ में आया ना? एक्चुअली इसको बनाया किस लिए गया था, इसको बनाया गया था सोशल वेलफेयर के लिए। इसको किस लिए बनाया था, एक तरह से सोशल वेलफेयर के लिए बनाया। समझ में आया ना? सोशल वेलफेयर मतलब समाज सेवा के लिए एक तरह से बनाया। जो पॉलिसी बना रहा ना ये, है ना, ये दिमाग में रखना। क्लियर? वो आगे चल के समझ में आएगा क्या बोलना चाह रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं। यही है, कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे लिए है नहीं, फिर भी अभी जो बताएं वही सारा चीज है। फिर भी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में थोड़ा बहुत अगर बात करें तो ये डीपीएसपी क्या करता है, एक तरह का क्रिएट सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन जो होता है वो सिटीजन के लिए एक तरह गुड, अच्छा जीवन जी देने के लिए, मतलब अभी जो बताए थे एक तरह समाज सेवा, इक्वल इक्वालिटी लाए, सभी लोगों को अच्छा से ट्रीट हो, फिनेंशियली हो, ठीक है ना, तो उस चीज के लिए बनाया गया है। समझ, वेलफेयर हो, तो यही सब इसका क्या है, गवर्नमेंट अच्छा से परफॉर्म कर पाए, समझ में ना, अपने जनता को सही ढंग से उसके अधिकार को क्या करे, दिला सके, यही सब इसका क्या है, एक तरह से तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक। समझ में इतना जानने का, ये पूछता उसका नहीं है, बट एक मोटा मोटी क्या रखो, आइडिया रखो। बात समझ में आया? ये आर्टिकल 36 एक्चुअली जो है तुम्हारा बीपीएसपी जो चालू होता है, हम लोग जैसे फंडामेंटल राइट जब पढ़े थे
तो वो था 14 से लेकर के कहाँ तक था, 12 से लेकर के जो भी था कहाँ तक था तुम्हारा 35 तक था। कहाँ तक था? 35 तक। अब 36 से लेकर के 36 से लेकर के स्टार्ट हो जाता है क्या, आर्टिकल 36 से ये स्टार्ट होता है और 51 तक जाता है। समझ में आया ना? कहाँ तक जाता है? तो यहाँ तक जाता है कौन सा, डीपीएसपी जाता है। समझ में आया ना? जो सबसे पहला क्या है यहाँ पे, आर्टिकल 36 है। क्या है आर्टिकल 36 में? क्या दिया हुआ है? डेफिनेशन दिया हुआ। क्या दिया हुआ है? डेफिनेशन। किस चीज का डेफिनेशन दिया? द स्टेट एज द सेम एज द मीनिंग एज द पार्ट 3। ठीक है, कि स्टेट क्या है, किस चीज का डेफिनेशन दिया है? स्टेट का। ऑलरेडी पार्ट 3 में भी स्टेट के बारे में हम पढ़ाएंगे, जब पढ़ाएंगे तो स्टेट एक राज्य, राज्य क्या होता है उसके बारे में दिया हुआ है। ठीक है ना? राज्य के बारे में, राज्य का जो स्टेट होता है उसका क्या दिया है? डिफाइन, कैसा होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उसका डेफिनेशन दिया हुआ है। समझ में आया ना? जैसे हम लोग जो अपना अपना स्टेट में रहते हैं, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हम वहां पे आके करेंगे जब वो वाला चैप्टर पढ़ा रहे होंगे। फिलहाल इतना जान लो, यहाँ पे आर्टिकल 36 में ये जो डीपीएसपी होता है वो जनरली किसके लिए होता है? स्टेट गवर्नमेंट जो अपना पॉलिसी बनाता है उसी के लिए। तो 36 में ये दिया हुआ है कि स्टेट का डेफिनेशन दिया। क्या दिया हुआ है? एक राज्य का क्या दिया हुआ है? डेफिनेशन, कि राज्य क्या होता है और क्या नहीं होता, जो ऑलरेडी पार्ट 3 में इस बात का चर्चा हुआ है। फिर एक बार हम क्या करेंगे, चर्चा करा जाएगा। फिलहाल यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग आर्टिकल 37 में। समझ में आया ना? तो आर्टिकल 37 में क्या है? एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल एंड कंटेन दिस पार्ट। मतलब क्या है कि द प्रोविजन ऑफ द कंटेन दिस पार्ट शैल नॉट बी enforced by any court, but वही अभी जो थोड़ा बात पहले बताया कि डीपीएसपी को तुम क्या नहीं कर सकते हो। आर्टिकल 37 में ये लिखा हुआ है कि कोर्ट में क्या नहीं कर सकते हो, चैलेंज नहीं कर सकते हो, है ना? कहने का मतलब ऐसे, जैसे यहाँ पे क्या दिया जाता है, 5 लक्खी भंडार, है ना, 500 रुपया महीना। अब जो भी आई डोंट नो 1000 रुपया देता है क्या? ठीक है, तो जो कुछ भी दे रहा है किसी का कहीं भी जा रहा है। अब जैसे कि मान लो, अब देखोगे अभी थोड़ा देर पहले ही बताए थे, जैसे दिल्ली का सरकार क्या किया था तो लड़की लोग के लिए बस फ्री कर दिया था, स्टूडेंट के लिए स्कूल को इतना अच्छा बना दिया, इंग्लिश मीडियम भी फेल हो गया, टीचर लोग को सिंगापुर ट्रेनिंग करने के लिए भेजा, कैसे पढ़ाया जाता है, वो वहां से आते थे। फिर इंग्लिश मीडियम से लोग इंग्लिश जो बच्चे थे प्राइवेट से, वो कहाँ घुसने लग गए, सरकारी स्कूल में। कितना अच्छा कर दिया, है ना? तो उसका स्टेट, वो पढ़ा लिखा था तो अच्छा कर रहा था, मोहल्ला क्लिनिक दिया, चाहे कुछ भी दिया, एक कोई भी चीज होता है जो XYZ दिया। हम लोग को भी तो मिला, ममता दीदी क्या दिया, क्लब को 1,20,000 चंदा दिया, है ना? और इतना भी, कुछ दिन पहले क्लाउड ब्रस्ट हुआ था तो पूरा का पूरा स्विमिंग पूल का मजा दिया कि आप लोग कैसे रास्ते पे याच चला सकते हैं, यॉट चला सकते हैं। समझ में आया ना? ये सब सुविधा दिया तुमको, घर में रहते समुंदर का मजा ले सकते हैं, सब सुविधा दिया था। तो खैर छोड़ो, यहाँ पे देखो, तो ये सारा सुविधा दे देता है ना तुमको, है ना? घर में रहोगे, घर के नीचे देखोगे स्विमिंग पूल कब बना गया, हो, है ना? समझ में आया ना? तो कहने का मतलब यही सब हुआ। अब जैसे कि मान लो देखो, स्टेट गवर्नमेंट, कोई स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ खास सुविधा, अब जैसे मान लो उसको बस फ्री किया, तो हम यहाँ पे ममता दीदी से लड़ने चल जाए कि वहाँ वाला जो है ना उसको बस फ्री दिया है तो हमको भी दीजिए, नहीं कर सकते हैं हम, ये काम नहीं कर। अच्छा, यहाँ पे 5 किलो राशन मिलता है, अच्छा तो गुजरात में थोड़ी मिलता है। पहले मिलता था, पहले क्या मिलता था, मिट्टी का तेल का राशन तेल मिलता है ना, ऑयल मिलता था, अभी क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो वो सरकार पे है, देगा देगा, नहीं देगा नहीं देगा, है कि नहीं? तो कोर्ट चले जाएंगे कि पहले दे रहा था अभी नहीं देता है। ऐसा थोड़ी होता है। बिहार में जाओ, बीपीएससी का प्री पास करो, 50,000 रुपया मिलेगा। खाली प्री पास करने से कितना मिलेगा, 50,000 रुपया मिलेगा, है कि नहीं? यहाँ तो नहीं देता है, तो क्या मतलब कि कोर्ट में चले जाएंगे कि वो लोग स्टेट पीसीएस का एग्जाम पास करता है तो 50,000 मिलता, हम लोग को कुछ नहीं मिलता, कोर्ट में जाए नहीं। तो डीपीएसपी में जो भी दिया हुआ है
वो कोई भी चीज किसमें चैलेंजेबल नहीं है? कोर्ट में, कोर्ट में चैलेंजेबल नहीं है। समझ में आया? ये बात तुमको क्या करना होगा, ध्यान में रखना होगा। ध्यान दे इधर में, क्या बोले ये, कहीं से भी क्या बोले, अभी तुमको थोड़े पता है। इन्फोर्स्ड बाय एनी कोर्ट बट प्रिंसिपल, ये जो पार्ट है नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय एनी कोर्ट में क्या नहीं है, तुम नहीं लेके जा सकते हो, ये दिमाग में तुम्हारा रहना चाहिए। स्टेट टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल इन अ मेकिंग अ लॉज, तो ये अपना बना सकता है, ठीक है, ये बात दिमाग में रहेगा। ये नहीं उठ के चले जाओगे कोर्ट नहीं दे रहा, अरे वैसा कुछ नहीं होने वाला, मतलब एक तरह से वो रहमो करम पे पल रहा हो, उसका मन किया तो देगा, नहीं मन किया तो नहीं देगा, ठीक है। आर्टिकल 37 समझ में आया ना? देखो आर्टिकल 38, आर्टिकल 38 में क्या लिखा है, ध्यान से देखोगे तो आर्टिकल 38 में ये बात लिखा है, स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर पीपल। कहने का मतलब द स्टेट प्रमोट द वेलफेयर पीपल सिक्योरिंग एंड द प्रोटेक्टिंग एज इफेक्टिवली इट में बी ऑर्डर। कहने का मतलब है कि इनकम अपॉर्चुनिटी हुआ, जैसे अरे कहने का मतलब क्या है, सोशल वेलफेयर का मतलब क्या हुआ, एक तरह से सरकार क्या करता है, जो गरीब लोग रहता है उसको क्या करता है, सोशल वेलफेयर के नाम पे क्या देता है, 5 किलो क्या देता है, अनाज देता है ना। उसके बाद में क्या देता है, लक्ष्मी भंडार जो तुमको देता है ना, समझ में आया कि नहीं, लक्ष्मी भंडार देता है, एक तरह क्या कर रही है, सोशल वेलफेयर कर रहा है ना सरकार। तुमको फ्री में इलाज जो मिल रहा है स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है ना, ठीक है। अरे चट्टा लोग मारेंगे एक झापड़, पहले सुन, ठीक है। अब तुम कहीं कहीं पे जाओगे तो एक बार ना विकास भवन के पास जाओगे, कहाँ पे, विकास भवन के पास जाओगे, 10 रुपया के अंदर में, शायद सीपीएम वाला कोई तो करता है, वो सरकारी नहीं है, नॉन कुछ है, 10 रुपया के अंदर में वो खाना देता है, वो भी मछली और चावल देता है विकास भवन के पास में। हम एक बार गए थे तो मेरे साथ एक साथी टीचर थे, ऑलरेडी गवर्नमेंट टीचर है, तो बोले कि विकास भवन ही गए थे, वो उस टाइम WBCS का वो जो सेलेक्ट हुआ था, जो एग्जाम वगैरह क्रैक किया था, तो ममता बनर्जी आई थी, तो वहीं विकास भवन में ही, वहाँ ऑडिटोरियम में तो हम लोग गए थे स्टेट PCS के एग्जाम के चक्कर में, ठीक है। तो वहाँ पे गए, सब सेलेक्टेड कैंडिडेट लोग आए हैं, जो भी सेलेक्टेड है सब आए, तो हम लोग भी गए, तो बाहर में बोले रुकिए रुकिए कुछ काम है, बोले क्या हुआ, ले लेते हैं, हम बोले क्या लिया हमको नहीं पता, फिर घर में आया, फिर देख रहा है, बोले मतलब देख रहा कि मछली और क्या लिया हुआ है, बोले कितना रुपया लिया, बोला 10 रुपया में दिया है, अच्छा खासा दिया, उसमें पापड़ अचार मछली चावल नहीं, हम नहीं खाते, ठीक है ना, नॉनवेज नहीं खाते, तो बोले खाइए आप, अच्छा लग रहा है, समझ में ना। तो उस तरह का सोशल वेलफेयर होता रहता है, लेकिन यहाँ पे वो सोशल वेलफेयर नहीं, सरकार जो तुमको जो सुविधा प्रोवाइड करता है उसको क्या बोला गया है, सोशल वेलफेयर। जैसे कि मान लो अभी अभी वही बात बोले ना, जैसे बिहार सरकार क्या कर रहा है, प्री पास करने पे क्या दे रहा है, 50,000 दे रहा है ना। अच्छा तुम लोग को जो साइकिल वगैरह मिला था, अभी जो पास कर रही हो स्कूल वगैरह, तो 10,000 रुपया फोन खरीदने के लिए मिल रहा है ना, 18,000 रुपया शादी के लिए मिल रहा है ना, देता है ना, 18 साल होने के बाद 25,000 रुपया देता है ना, तो एक तरह से क्या हुआ, एक तरह का सोशल वेलफेयर हुआ ना, है कि नहीं। तो ये है तुम्हारा आर्टिकल 38, स्टेट सिक्योर सोशल ऑर्डर टू प्रमोशन ऑफ वेलफेयर एंड पीपल, समझ में आया ना, तो ये सारा चीज होता है, क्लियर हुआ। यहाँ पे लिखा है द स्टेट शैल बी द पर्टिकुलर स्ट्राइव एंड मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज इन इनकम, और एक काम क्या करता है, इनइक्वालिटीज को मिनिमाइज करता है, समझ में आया ना। मान लो वो छोटा बैठा है, 100 करोड़ रुपया कमा रहा है, और मान लो कि यहाँ पे जो आवारा बैठा लतखोर, ये 1,000 करोड़ रुपया कमा रहा है,
समझ में आया ना? ठीक है। और यहाँ पे देवी लोग बैठी है, मान लो 50 करोड़ कमा रही है, तो सरकार क्या करेगा इस चीज को? क्या करेगा? तो मतलब कोई 1000 करोड़ पे बैठा हुआ है, कोई 100 करोड़ पे, कोई 50 करोड़ पे बैठा हुआ है, कोई लाख रुपए कमा रहा महीना का। तो यहाँ पे सरकार का जिम्मेदारी बनता है कि इस इनकम इक्वालिटीज को क्या किया जाए, कम किया जाए। तो तुमको सब्सिडी दे देगा और उससे टैक्स वसूल लेगा। तुमको क्या देगा? सब्सिडी मिलता है ना, है कि नहीं? गैस पे 22 रुपये जमा होता है बैंक में, उससे बढ़िया मत दो, लेके चल जा 22 रुपये, ले घर लेके जा। पागल, एक से एक दिमाग लगाते हैं। समझ में आया ना? तो अमीर लोग से क्या करता है? टैक्स वसूलता है, और गरीब लोग को क्या देता है? सब्सिडी दे देता है। तो कहीं ना कहीं एक होता है कि क्या किया जाए, इनकम इक्वालिटी जो है, इनइक्वालिटी, उसको क्या किया जाए? मिनिमाइज करने का काम। वो भी कौन करता है? आर्टिकल 38 के अनुसार होता है। समझ में आया? कोई दिक्कत है? आर्टिकल 38 में यही होता है। ठीक है। फिर अपॉर्चुनिटीज वगैरह दिया जाता है, नॉट ओनली अमोंग द इंडिविजुअल बट ऑल्सो अमोंग द ग्रुप ऑफ पीपल डिफरेंट एरिया एंड इंगेज इन डिफरेंट वोकेशन। मतलब अलग और अपॉर्चुनिटी भी देगा, तुम इसमें काम करो, उसमें काम करो, ये चीज देंगे, वो सुविधा देंगे। समझ में? एक आदमी को नहीं बल्कि पूरा। ठीक है ना? किसी को बिजनेस के लिए पैसा दे दिया, किसी को पढ़ने के लिए पैसा दे दिया, लोन वगैरह दे दिए सरकार। समझ में है ना? बिहार में तो अभी भी 4 लाख रुपया मिल रहा है जीरो क्रेडिट पे। कितना मिल रहा है? 4 लाख। और 0% किस पे? इंटरेस्ट पे। तुम लेके सालों साल रखो, बिजनेस करो, और जब मर्जी हो धीरे धीरे करके क्या करते रहो। पढ़ने के लिए दे रहा है, तो लोग क्या करता है, जो तो जहां तहां से कोर्स कर लेता है। समझ में आया ना? 1 लाख में 3 लाख का बिजनेस खोल लिया, और उसके बाद धीरे धीरे चुकाते रहता है। तो गलत फायदा भी उठाता है लोग, पर ठीक है, किसके दिमाग में आइडिया आ रहा है? यही आर्टिकल 38। समझ में आया ना? फिर है आर्टिकल 38 के बाद में आर्टिकल 39। तो अगर आर्टिकल 39 के बारे में अगर ध्यान से देखोगे, देखो आर्टिकल 39 में जो है, कहने का मतलब है, पहले क्या होता था ना, एक तरह से इक्वल पेमेंट मिलना चाहिए, मेल हो या फीमेल हो, दोनों को क्या मिलना चाहिए? जो काम करती थी पहले महिलाएं, तो उसको इक्वल पेमेंट नहीं मिलता था। पहले इक्वल पेमेंट नहीं मिलता था। समझ में आया ना? मतलब मेल को अलग, फीमेल को अलग, मतलब इस तरह से करके पेमेंट मिलता था। समझ में आया? यहाँ पे जैसे पहले महिलाएं और आदमी लोग जो भी काम करता था, मेल फीमेल लोग, तो क्या होता था ना कि मेल को सेम काम करने के लिए ज्यादा सैलरी दिया जाता, फीमेल को क्या किया जाता था? कम सैलरी दिया जाता था। समझ में आया ना? ऐसा होता था भेदभाव। तो आर्टिकल 39 के तहत आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपको दोनों के सामान का, जो इक्वल काम किया, तो दोनों को इक्वली क्या करना पड़ेगा? क्या देना पड़ेगा? सैलरी देना पड़ेगा। भेदभाव नहीं कर सकते। बात समझ में आए ना? और सरकार को साथ में ये भी देखना होता है कि हेल्थ को भी तुम्हारा देखना होता है। क्या देखना होता है? जो वहाँ के सिटीजन है उनके हेल्थ के बारे में भी क्या करना होता है? सोचना होता है। सिर्फ तुम्हारा वो नहीं कि खाली सैलरी इक्वल मिलेगा, हेल्थ भी तुम्हारा सही रहे, ये सारा चीज, मतलब तमाम तरह का जो कुछ भी है, ये सब चीज भी क्या होता है? देखना होता है। तो सही से क्या होना चाहिए? एक तरह से फैसिलिटी होना चाहिए, किस चीज में? सरकारी हॉस्पिटल में, चाहे जो भी है। ये सारा आर्टिकल 39 के तहत जो भी है आता है, यही सारा चीज है। ठीक है। इक्वल पे देखो लिखा है ना, क्या लिखा हुआ है कि जो मेन इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या मिलना चाहिए? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, लिखा हुआ है ना।
देखो ध्यान दो, है या ना? यहाँ पे क्या लिखा? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। कौन सा आर्टिकल में? आर्टिकल 39 में। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 39 में। और क्या होना चाहिए? हेल्थ वगैरह जो होना चाहिए वर्कर का, मैन वुमेन, ये सब चीज का क्या होना चाहिए? चिल्ड्रेन का, ठीक है ना? ये सारा चीज सही होना चाहिए। बच्चा को तुम क्या नहीं कर सकते हो? एब्यूज नहीं कर सकते हो, है ना? ये सब कौन सा आर्टिकल में? बच्चा लोग को कौन एब्यूज नहीं करता? घर में तो सभी सुनता है बाबा। जो बच्चा बदमाशी करेगा, और जहाँ पे बोला पहले आप वही सबसे नीच निकल जाता है। और बिहार यूपी वाला तो गाली सुन के बड़ा हुआ है कि नहीं? हाँ या ना? है कि नहीं? और वो बात अलग है कि कुंदन कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा है, तो उसमें सिर्फ इंग्लिश में बात हुआ है। इंग्लिश में? हाँ हाँ, समझ में? किस में? अरे इंग्लिश में कैसे बात करता है तुम? हाँ, आई वांट। अच्छा ठीक है, क्या हुआ उसके? कॉन्वेंट स्कूल में, कॉन्वेंट में नहीं सिखाता वो इंग्लिश, हिंदी सिखाता हो? हाँ, इंग्लिश पढ़ लेना, पढ़ाया जाएगा। अभी पहले ये पढ़ो, अपॉर्चुनिटी जो है उसको पहले देखो। चिल्ड्रेन आर गिवन द अपॉर्चुनिटीज एंड फैसिलिटीज टू डेवलप इन द हेल्थ इन मैनर। ये सारा चीज भी किसके अंदर में आ जाता है? आर्टिकल 39 के तहत में। मेन इंपॉर्टेंट है ये वाला चीज, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। और हेल्थ जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? समझ में आया ना? वर्कर का, मैन वुमेन दोनों का। चिल्ड्रन को क्या नहीं कर सकते हो? एब्यूज। देखो जरूरी नहीं है कि मतलब इक्वल पे इक्वल वर्क मिलेगा, मिला मिला नहीं मिला नहीं मिला, तुम कोर्ट नहीं जा सकते हो, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट नहीं है तुम्हारा। ये क्या है? डीपीएसपी है। बात समझ में आया ना? क्या आर्टिकल 39 समझ में आया? यही सारा चीज है। क्लियर? आर्टिकल 39 ए में, अब आर्टिकल 39 ए भी है। तो अभी जो बताए थे मोटा मोटी वही बात यहाँ भी लिखा हुआ है। आर्टिकल 39 ए में इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड मिलना चाहिए। समझ में आया ना? सबको क्या मिलना चाहिए? इक्वल जस्टिस मिलना। इक्वल जस्टिस मतलब कि किसी के साथ भी किसी भी तरह का क्या नहीं होना चाहिए? भेदभाव नहीं मिल होना चाहिए। कि मतलब तुम नेता हो, तुम मंत्री हो, तो तुम्हारे लिए अलग कानून व्यवस्था, बाकी लोग के लिए अलग कानून व्यवस्था। वैसा थोड़ी होता है। सबके लिए कानून व्यवस्था क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं है? यहाँ पे क्या होना चाहिए कि प्रमोट करना चाहिए जस्टिस को ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी, ठीक है? और सिक्योरिंग जस्टिस नॉट फॉर डिनाइड। और सबको क्या मिलना चाहिए? जस्टिस मिलना चाहिए उसको। ऐसा नहीं है कि ये होना चाहिए, ऐसा सिर्फ तुम नहीं कर सकते हो। समझ में आया? आर्टिकल 39 में यही चीज है। मेनली 39 ए में यही बात याद रखना है कि इक्वल जस्टिस मिलेगा और लीगल एड मिलेगा। बात खत्म हो गई, उतना कुछ खास नहीं है। उसके बाद में आ जाते हैं हम लोग आर्टिकल 40 में। आर्टिकल 40 में क्या बात किए गए? आर्टिकल 40 में अगर तुम जाओगे, यहाँ पे तुमको नजर आएगा कि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज सबसे ज्यादा एक बात इंपॉर्टेंट याद रखना। आर्टिकल 40 में क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। मतलब हर स्टेट में क्या रहना चाहिए? विलेज पंचायत रहना चाहिए। अब कोई स्टेट चाहेगा अपना स्टेट में पंचायत रखेगा, कोई स्टेट चाहेगा नहीं रखेगा। दिल्ली में आज भी नहीं, तो क्या फर्क पड़ता है उससे? अच्छा, जब पंचायत का बात आया ही है तो हम तुमको बता दे कि जब पंचायत को रखने का बात आया, तो गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, दोनों में क्या हो गया? झगड़ा हो गया, बहस हो गया। गांधी जी थे कि पंचायत रखेंगे, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे कि पंचायत नहीं रखने का फेवर में थे।
तो भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो हैं, उनका अपना मानना था कि अगर मान लो कि हम पंचायत रखेंगे तो ऊपर से जो भी पैसा भेजेंगे तो वो सब ये क्या हो जाएगा, खा जाएगा। पंचायत वाला लोग क्या हो जाएगा, खा जाएगा और लोगों तक नहीं पहुंचेगा। डायरेक्ट क्या बोला, पहुंचा, किसको पहुंचाने बोला, जनता में पहुंचा दीजिए, वो अपना देख लेगा। गांधी जी बोले नहीं, ऐसे नहीं होगा। बोला कि अगर डायरेक्ट तो कोई मिलता भी नहीं है जनता से, तो डायरेक्ट पैसा कहाँ से पहुंचे। दोनों का अपना अपना तर्क था, दोनों में अपना अपना वो है। अब झगड़ा शांति नहीं हो रहा है, तब जाकर के जहाँ कोई काम नहीं आता वहाँ एक बिहारी काम आता है। कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बोले बैठिए तुम, का हुआ बोलिए, तो आप लोग लड़ कहाँ हैं, क्या झमेला बताइए। बोला कि हम पंचायत रखना चाहते ही, बोला कि नहीं रखना चाहते। तो हम बोले सुनिए, इतना सा बात जब लोग लड़ते हैं, इतना बड़ा आदमी होकर के, अच्छा लगता है, सुनिए मेरा बात। एक काम करते हैं, ना आपका ना आपका, छोड़ देते हैं स्टेट पे। जो स्टेट को अच्छा लगे अपना पंचायत रखेगा, जो स्टेट को अच्छा नहीं लगे वो अपना पंचायत नहीं रखेगा। कंपलसरी नहीं करते, समझ में आया ना। तो ये था पंचायत का कहानी। तो बहुत सारा स्टेट जो है शुरुआत में नहीं रखा था पंचायत, तो एक दो स्टेट रखा पंचायत, देखा कि अच्छा है, उसका देखा देखी बाकी लोग भी रखने लग गया पंचायत। इस तरह से पूरा देश में आया पंचायती सिस्टम। लेकिन दिल्ली में शायद आज भी नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पंचायती सिस्टम रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते हो, ये टोटली किसके ऊपर डिपेंडेंट है, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर। ठीक है, इसके लिए तुम कोर्ट नहीं चले जाओगे कि भाई मेरा स्टेट में पंचायत नहीं। समझ में आया ना। ये कौन सा आर्टिकल में आता है, 40, स्टार मार्क कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा आर्टिकल में है। ये आर्टिकल 40 में है। टेक स्टेप टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड एनेबल द फंक्शंस यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। और सारा काम, पंचायत का काम पता ही क्या होता है। शहर में जो देख रहे हो ये क्या है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं बल्कि कॉर्पोरेशन है। समझ में, 10 लाख से ज्यादा आबादी रहता है तो उसको क्या बोला जाता है, कॉर्पोरेशन। मतलब कम रहेगा तो म्यूनसिपैलिटी, उससे नीचे और रहेगा तो ग्राम पंचायत वगैरह। समझ में आया। खैर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में आर्टिकल 40 के बाद में आ जाता है तुम्हारा आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 में क्या है, 41 में ये दिया हुआ है आर्टिकल 41 में कि राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। मतलब कि मेक इफेक्टिव प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग टू अ राइट टू वर्क एंड education to public assistance and unemployment, old age, sickness and कहने का मतलब है राइट। पहला बात है आर्टिकल 41 के तहत राइट टू वर्क का अधिकार है ना। सरकार का, स्टेट गवर्नमेंट का जिम्मेदारी है कि सबको क्या दे, काम दे। अगर दिया तो ठीक, नहीं दिया तो इसके लिए कोर्ट नहीं चले जाओगे, ठीक है ना। उसके बाद राइट टू एजुकेशन, तुमको पढ़ने का क्या है, अधिकार है। समझ में ना। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि जो लोग अनएम्प्लॉयड रहते हैं उनको क्या देना पड़ेगा, भत्ता देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, भत्ता। मतलब क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस। क्या, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस मतलब क्या, तुम ग्रेजुएट हो गए, तुम पढ़ लियो, पर सरकार तुमको क्या नहीं दे रहा, काम नहीं दे पा रहा। जब काम नहीं दे पा रहा, जॉब नहीं दे पा रहा, तो तुम बेरोजगार हो। तो तुमको, जब तक तुम बेरोजगार हो तो ये सरकार का जिम्मेदारी बनता है कि तुमको क्या दे, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस दे। सब समझ में आया ना, बेरोजगारी भत्ता जिसको बोला जाता है। तो कोई स्टेट देता है और कोई स्टेट नहीं देता है। कोई स्टेट सारा सब स्टूडेंट को देता है, कोई स्टेट सिर्फ SC ST को देता है। तो इसके लिए तुम कहाँ नहीं जा सकते हो, कोर्ट नहीं जा सकते। तो ये सारा बात कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 41 में। यहाँ तक कोई दिक्कत है, समझ में आया ना। आर्टिकल 41 क्लियर। फिर आ जाते हैं हम लोग आर्टिकल 42 में। ये लड़की लोग के लिए है, ये थोड़ा ध्यान से सुनना। और जैसे कि मान लो आर्टिकल 42 में, आर्टिकल 42 में क्या लिखा हुआ है, प्रोविजन फॉर द ह्यूमन कंडीशन टू वर्क एंड
ठीक है, मैटरनिटी लीव। अब जैसे कि मतलब क्या होता है इसमें, जैसे मान लो कि स्टेट गवर्नमेंट का जिम्मेदारी बनता है कि अगर आई टू कंडीशन टू वर्क, मतलब कोई लड़की लोग का शादी हुआ, फिर वो मान लो अ, उसको ये क्या बोलता है, शादी का होने के बाद में ड्यूटी कर रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, उसके बाद मान लो उसको कोई, मान लो वो घर धारण की है, ठीक है ना, उस कंडीशन में तो क्या नहीं कर पाएगी, काम नहीं कर पाएगी। ये सरकार का जिम्मेदारी बनता है कि उसको क्या करना पड़ेगा, क्या देना होगा, छुट्टी देना। इसके लिए उसका सैलरी नहीं काट सकता है, ये बात याद रहे। ये नहीं कि घरों बैठा दिए सैलरियों काट लिए, ऐसा नहीं कर सकता है। ये सरकार का क्या है, जिम्मेदारी है, तो उसको क्या दिया जाना चाहिए, सैलरी और छुट्टी दोनों देना चाहिए। ये आर्टिकल 42 में है। अब कोई मान लो लड़का लोग, मतलब कोई लड़का जो है मानो बीमार है, हॉस्पिटलाइज्ड है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब कि ऐसा करो, अब वर्क कंडीशन में नहीं है तो जैसे सिकनेस लीव वगैरह मिल ही जाता है ना। या फिर तुमको सैलरी, अगर मान लो सेमी गवर्नमेंट हो तो आधा सैलरी काट के मिलता है, पर मिलता है, पूरा तरह से सैलरी तुम्हारा क्या नहीं किया जाता है, रोका नहीं जाता है। समझ में आया ना। ये कौन सा आर्टिकल में लिखा हुआ है, आर्टिकल 42। समझ में आया ना, कि तुम अगर कंडीशन में हो काम करने लायक तो ठीक है, अगर मान लो बीमार वगैरह हो या फिर इसी तरह का जो भी बताया, मेटर्निटी लीव के बारे में बताएं, रिलीफ के बारे में बताएं, अगर ये सब कंडीशन है तो सरकार को तुमको क्या करना पड़ेगा, छुट्टी देना पड़ेगा। और सरकार मतलब उस स्टेट में पॉलिसी में उन्हें छुट्टी मिलेगा, और छुट्टी मिलेगा तो उसका सैलरी नहीं काटा जा सकता। समझ में आया ना, दिमाग में रहेगा ये बात, आर्टिकल 42 क्लियर। फिर हम लोग आ जाते हैं आर्टिकल 43। अब देखो आर्टिकल 43, आर्टिकल 43 में क्या बात किया गया है, लिविंग वेजेस सीटीसी फॉर वर्कर द स्टेट सेल। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि सबको क्या करना पड़ेगा, क्या कर रहे तुम लोग, क्या देख रहे हो, क्या देख रहा है, क्या खा रहे है, ध्यान दे। आर्टिकल 43 में लिविंग वेजेस सीटीसी फॉर वर्कर, कहने का मतलब है कि जो भी वर्कर है उनको मतलब मिनिमम एक वेजेस देना पड़े, एक मिनिमम वेजेस होता है भाई, इससे नीचे तुम सैलरी नहीं दोगे। समझ में आया? पता चलो 10 रुपया दे रहा है, 35 रुपया दे रहा है, 50 रुपया दे रहा है, कोई सेंस बनता है इस बात का। मिनिमम क्या होना चाहिए, जो भी जिस स्टेट के हिसाब से है, 100, 200, 300। समझ में आना, एक मिनिमम वेजेस देना ही पड़ेगा। वर्क इंश्योरिंग दैट डिसेंट स्टैंडर्ड लाइफ, लिविंग वेजेस इतना देना पड़ेगा ताकि वो डिसेंट स्टैंडर्ड लाइफ को क्या करे, एंजॉय कर पाए। समझ में आया ना। और सोशल कल्चरल अपॉर्चुनिटीज उसको मिले, प्रमोट करे कॉटेज, ठीक है ना, इंडस्ट्रीज ऑन इंडिविजुअल और कोऑपरेटिव बेसिस एंड रूरल एरिया। मतलब तुमको उसको क्या देना पड़ेगा, एक स्टैंडर्ड वेजेस देना पड़ेगा जिसमें वो अपना लाइफ को गुजर जो भी है ठीक से अपना लाइफ को क्या कर पाए, जी पाए, कम से कम रोटी कपड़ा मकान का क्या हो जाए, व्यवस्था उसका हो जाए, इतना तो तुमको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज करना होगा। कौन सा आर्टिकल के तहत ये डीपीएससी में, अगर नहीं मिलेगा तो इसका मतलब दौड़ के कोर्ट चले जाओगे, कुछ नहीं, मार के भगा देगा। मुझे ऐसा बोला गया कि इतना पॉलिसी में ये चीज होना चाहिए, सरकार तो उतना करेगा ही, कि नहीं करेगा, है ना। बट नहीं भी दिया तो तुम कोर्ट तो नहीं जा सकते हो कि नहीं नहीं मेरे को ऐसा सैलरी दे रहा है, हम ना कोर्ट जा रहे हैं, कोर्ट वाला तुमको, ठीक है ना, हथौड़ा फेंक के मारेगा, बोले जाएगा इधर से, समझ में आया, नौटंकी करने आया इधर में। जा, वहां नहीं मिला दूसरा जगह काम कर, दूसरा जगह खोज,
ठेका लेके रखा हो, देखा कहाँ लिखा होगा कंपलसरी, कैसे कोशिश कौन हिसाब से उसके ऊपर मतलब ये करे। पता चला दौड़ के बोला कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, बोला लिखा हुआ तो वहाँ ये भी तो लिखा है कि कोर्ट में चैलेंजेबल नहीं है कि नहीं? बात समझ में आया कि नहीं आया? पता चला कि क्या सीख रहा है, कौन सा किंग में, जेट किंग, जेट किंग में आई में सोचा कि बोला था 5 लाख रुपया सैलरी देंगे, ये नहीं बोला था कि 5 लाख रुपया सैलरी 5 साल का देगा। समझ में आया ना? पूरा वो बोला नहीं, मान ले इतना कम दे रहा उसको सैलरी, ठीक तो जाके कोर्ट में केस कर देगा? नहीं, उसको मिनिमम वेजेस मिलना चाहिए, मिला, दिया तो ठीक, नहीं दिया तो भी ठीक, कुछ कर नहीं सकते हो। कंप्लेन करने जाओगे पीट पाट के भगा देगा तुमको, नौटंकी हो रहा है, वहां नहीं मिला दूसरा जगह ढूंढो। तो सरकार लेकिन फिर भी इतना काम करता है कि तुमको क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए मिनिमम वेजेस, जिसमें तुम अपना रोटी कपड़ा मकान का क्या कर लोगे, जुगाड़। समझ में आया? दिमाग में रहेगा नहीं ये बात? ठीक है। आर्टिकल 43A वही है, पार्टिसिपेंट ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट इंडस्ट्री, मतलब उसको काम वाम मिलना चाहिए, एक ही बात है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करके रख लेना, ये इंपॉर्टेंट इतना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये होता है कि तुमको बात दिमाग में रखना है, सबके लिए एक तरह से कानून व्यवस्था क्या समान है, जो लेकिन देखो कि जो हिंदू धर्म में होता है, ठीक है, इस्लाम में कुछ और फॉलो किया जाता है। जैसे हम लोग में एक ही शादी अलाउ है, और वो लोग में मल्टीपल मैरिजेस क्या है, अलाउ है। हम लोग अगर मान लो एक शादी की अगर दूसरा करना भी चाहेगा कोई, तो हिंदू में क्या है, वो मान्य ही नहीं कहलाएगा। जब तक पहला वाला है तो दूसरा वाला क्या नहीं होगा, मान ही नहीं सकता, वो लीगल है ही नहीं, मतलब कि उसको वो मिलेगा ही नहीं। अगर कोई चीज पे हक भी मांगना चाहे तो कर ही नहीं सकता। समझ में? जब तक नहीं कि वो उससे कोर्ट के तौर पे अलग नहीं हुआ कानूनी तौर पे, तब तक वो दूसरा शादी करेगा। मतलब जैसे कोई शादी किया और चोरी छुपे जाके दूसरा शादी कर लिया, किस में, हिंदू में। समझ में आया ना? क्या होगा, पहला वाला ही लीगल रहेगा, दूसरा वाला लीगल नहीं रहेगा। ठीक है, वो कोई चीज पे अधिकार जमा नहीं सकता। हाँ, कब लीगल होगा, जब पहला वाला को क्या कर दिया गया, कानूनी तौर पे क्या हो चुका, अलग हो चुका है, तब जाके दूसरा वाला क्या होगा, लीगल होगा। बट इस्लाम में ऐसा नहीं हो, वो लोग मल्टीपल मैरिजेस कर सकते हैं। समझ में आया ना? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब यही होता है कि भाई ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा। हम लोग के ऊपर में जो कानून लागू होता है वही कानून तुम्हारे ऊपर में भी क्या होगा, लागू होगा। कहने का मतलब है कि तुम मल्टीपल मैरिजेस करते रहोगे यार, हम लोग नहीं करेंगे, मतलब कहने का मतलब हम लोग नहीं करेंगे, मतलब क्या, हम लोग नहीं ही करेंगे। समझ में आया ना? कहने का मतलब हम लोग एक करते तो तुमको भी क्या करना पड़ेगा, एक ही करना पड़ेगा। अगर तुम दूसरा करते हो तो जो कानूनी प्रक्रिया से हम लोग गुजरते हैं वही कानूनी प्रक्रिया से तुमको भी क्या करना पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा। जैसे कि मान लो एलुमनी देना ही पड़ेगा, समझ में आया ना, है कि नहीं, वगैरह वगैरह जो भी है। उन लोगों में क्या होता है कि मान लो एक शादी किया, दूसरा पसंद आ गया, उससे भी शादी कर लिया, तीसरा पसंद आया, तीसरा से भी शादी कर लिया, तो वो लोग में लीगल है। बट अब ऐसा मतलब अगर मान लो कि कोई तरह का कुछ हुआ तो कानूनी प्रक्रिया उसमें नहीं है, वो लोग मतलब जाता है और जा करके जो भी मौलाना रहेंगे, काजी रहेंगे, उनके पास में जा करके 3 बार क्या बोला जाता है,
तलाक तलाक बोलेगा तो कहानी क्या हो जाएगा, खत्म। हम लोग में वैसा नहीं, हम लोग पर्टिकुलरली कहाँ जाना पड़ेगा, हिंदू में कहाँ जाना पड़ेगा, कोर्ट जाना पड़ेगा। बट वही यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलता है वैसे नहीं होगा। अरे यूनिफॉर्म सिविल कोड बता रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब यही है कि जो कानून व्यवस्था उसके लिए है वही तुम्हारे लिए भी होगा। अलग अलग कानून व्यवस्था, मतलब अलग अलग लॉ इस सब में नहीं होगा। समझ में आया ना? यूनिफॉर्म सिविल कोड है सबसे पहला कहाँ पे लागू हुआ, तो गोवा में लागू हुआ था। कहाँ पे लागू हुआ है, गोवा में। दिमाग में ये बात रहे, फर्स्ट टाइम कहाँ पे लागू हुआ यूनिफॉर्म सिविल, गोवा में लागू हुआ। समझ में आया ना? ठीक है, ये दिमाग में रहे। फिर आ जाता है तुम्हारा आर्टिकल 45, प्रोविजन फॉर अर्लियर चाइल्डहुड केयर एंड द एजुकेशन टू चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर। अरे खिचड़ी स्कूल देखा है ना, थरिया लेके चल जाता है लोग, ठीक है, 6 साल से नीचे का बच्चा लोग, तो आर्टिकल 45 के तहत वही। समझ में ना? 6 साल से जो नीचे का बच्चा लोग है उसको क्या करना होता है, एजुकेशन देना होता है, पढ़ाना होता है। समझ में आया ना? ये सारा बात कौन से आर्टिकल में है, ये सब कौन सा आर्टिकल में बात लिखा हुआ है, आर्टिकल 45 में। समझ में आया ना? बिलो द एज ऑफ 6, ठीक है ना? ऐसे करके रूल चल रहा है। अभी एक नया रूल आया है ऐसे, मतलब एक तरह से मान लो 3 to 5 और फिर 6 to 18, इस तरह का रूल। मतलब 3 साल से 5 साल और फिर 6 साल से लेके 18 साल, एक एजुकेशन रूल आया। ये सब सरकार को देखना होता है। फिलहाल इसमें आर्टिकल 45 में इस पे ध्यान देना होता है कि बिलो ऑफ 6 एज जो भी रहता है आर्टिकल 45 के तहत उसको क्या करना पड़ेगा, एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड करना पड़ेगा। जैसे आंगनबाड़ी खुला है ना जगह जगह पे, है ना? वो कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 45। और समझ में आया कि नहीं? अब कोई स्टेट चाहे तो लीगल करता है, कोई चाहे तो नहीं कर सकता, तो तुम क्या करोगे? मतलब लीगल इन द सेंस कोई लागू करता है, कोई नहीं लागू करता है, कोर्ट चले जाओगे क्या? कोर्ट में है ही नहीं डीपीएसपी चैलेंजेबल, ठीक है? दिया तो ठीक, नहीं दिया तो नहीं ठीक। स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है, उसके रहमो करम पे रहो। समझ में आया? क्यों? क्योंकि तुमको गंगा घाट दिया गया घूमने के लिए, समझ में आया ना? बाकी लोग को नहीं दिया गया। बाकी लोगों को क्या दिया गया है? नाम नहीं सुना है? शरीफ देखे थे, शरीफ देखे, इतना शरीफ नहीं देखे थे। अते बचाने क्या था? कौन सा फोन था कि फोन तैरते हुए स्नैप बना रहा था? झूठ भी बोला करते थे। चट्टा कहीं का। बक 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 मत, एक झापड़ मारेंगे, ध्यान दो बोर्ड पे, ध्यान। हाँ ध्यान दो इधर में। रिक्शा वाला लोग की तरह बात मत करो, लगते हुए डज नॉट मीन कि तुम उस तरह बात करोगे। ध्यान दो इधर बोर्ड पे। आर्टिकल 46, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। तो एजुकेशनल और इकोनॉमिकल इंटरेस्ट शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और अदर वीकर सेक्शन को क्या देना होगा, एक तरह से सुविधा देना होगा। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 46 के तहत। जैसे कि मान लो तुम अगर देखोगे कि SC/ST के लिए या अदर वीकर सेक्शन के लिए एक रिजर्वेशन कोटा क्या है, दिया जाता है। तो कुछ स्टेट देता है कोई चीजों में, कुछ स्टेट कुछ चीजों में नहीं देता है। जैसे कि मान लो यहाँ पे जैसे SC/ST अदर वीकर सेक्शन को देखना, बंगाल सरकार में क्या दिया जाता है, 10,000 रुपया साल का हर स्टूडेंट जो भी SC/ST से बिलोंग करता है तो देता है। क्लास 10 के बाद ही
पैसा देना चालू करता है, बट जनरल को तो नहीं देता है। तो सरकार तो दे रही है। चाहे मान लो कॉलेजेस में देखोगे सीट क्या रहता है, रिजर्व रहता है SC ST के लिए। चाहे मान लो कोई फॉर्म आएगा तो वहाँ भी क्या रहता है, फीस को क्या किया जाता है, माफ कर दिया जाता है। समझ में आया ना। ये सारा चीज हुआ प्रमोट करना। चाहे मान लो देखना कि और एक चीज होता है SC ST के एक तरह से सीट क्या रहता है, ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए सीट क्या रहता है, एक तरह से रिजर्व रहता है ना। ये सारा चीज है। तो ये सब जो चीज भी है वो क्या है आर्टिकल 46 में, ठीक है। तो सरकार का मन क्या तो दिया, नहीं दिया तो नहीं दिया, बस देता ही है। समझ में आया ना, यही चीज है। तो तुमको ये दिमाग में रखना होगा। तो वही चीज है, क्लियर। क्यों, ताकि वो उसके साथ कोई भी तरह का इनजस्टिस ना हो, एक्सप्लॉइटेशन ना हो। ये तमाम तरह का प्रोटेक्शन और प्रमोशन प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। अब ध्यान दो इधर में, दो तीन तो है, खत्म हो जाएगा 5 मिनट में, ठीक। आर्टिकल 47 इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। आर्टिकल 47 में क्या लिखा हुआ, ड्यूटी ऑफ द स्टेट राइज एंड लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड लिविंग एंड द इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ। समझ में आया ना। कहने का मतलब है आर्टिकल 47 में कि तुम जो है एक तरह से सिंपल सा लॉजिक बोले, मैगी मैगी वो खाना नहीं देना चाहिए। मैगी में न्यूट्रिशन होता है, हाँ। चाहे अल्कोहल वगैरह ये सब पीना चाहिए, नहीं। चुलुलू पीना चाहिए, नहीं। समझ में आई, सब चीज तो नहीं है। तो सरकार वही बोला कि ये सारा चीज एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इट्स पीपल टू लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट, सबको ऐसा खाना खाना चाहिए या देना चाहिए जो क्या होना चाहिए, मतलब न्यूट्रिएंट हो। समझ में क्या होना चाहिए उसके अंदर में, न्यूट्रिशन होना चाहिए। बस समझ में, सही से खाना पीना जो भी होना चाहिए, ये सारा चीज। और क्या बोला, स्टेट सेल भी इंडोर ब्रिंग अबाउट द प्रोहिबिशन भी, जो तुम्हारा एक तरह से चेंज। कहने का मतलब है सरकार को क्या करना चाहिए, मेडिकल पर्पस इन मतलब ये सब ड्रिंक वगैरह देख रही हो, ये सारा चीज नहीं अलाउ करना। अभी जैसे बोले थे हम, ये सब चीज ड्रग वगैरह ये सारा चीज जो भी है इसको क्या करना चाहिए, सरकार एक तरह से बैन कर देना चाहिए। ये सब चीज मैगी वैगी सब क्या कर देना चाहिए, बैन कर देना चाहिए इस तरह का खाना, क्योंकि हेल्थ के लिए सब न्यूट्रिएंट तो है नहीं, ये सब सही खाना है नहीं। तो कौन सा आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 47। बात समझ में आए ना, यही सारा चीज है, ये तुमको दिमाग में रखना होगा। फिर है तुम्हारा आर्टिकल 48। क्या हुआ, तुमको बड़ा चिंता है दो, ध्यान दो इधर में। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो कहने का मतलब क्या है कि देखोगे स्टेट के अंदर में लोग मुर्गी पालन करते हैं, बकरी पालन करते हैं, मछली पालन करते हैं, ये सब क्या हुआ, एनिमल हस्बेंड्री में आता है ना। और एग्रीकल्चर मतलब खेती वगैरह। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करता है, उसको सब्सिडी प्रोवाइड करता है, फ्री में खाद वगैरह क्या करता है, प्रोवाइड करता है ना। ये सारा चीज है, ये स्टेट गवर्नमेंट का क्या है, देना चाहिए सब्सिडी वगैरह। खेती पे देता है ना, मिनिमम वेजेस MSP। एक होता है कि जैसे मान लो कोई खेती खराब हो गया तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करता है कि भाई तुम्हारा 10 रुपया लगा है, अगर मान लो खेती खराब हुआ है तो मेरा ये जिम्मेदारी बनता है, 10 रुपये लगा है तो जो चीज तुम 15 रुपये में प्रॉफिट में बेचने वाले थे, 20 रुपये में बेचने वाले थे, चलो नहीं मिला तो मिनिमम एक हम तुमको प्राइस पे खरीद लेते हैं। तो 15 रुपया पे क्या करेगा, खरीद लेगा। अगर मान लो या फिर उपज ज्यादा हो गया, भर भर के हो गया,
और वो जितना ज्यादा हो गया कि वो 2 रुपया किलो बिक रहा है। जैसे देखना बहुत सारा लोग क्या करता है, 2 रुपया बेचने से ज्यादा अच्छा सड़क पे फेंक देता है लोग, है क्या ना, ऐसा करता है ना। तो सरकार, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट जो पंजाब में इस तरह से होता है, मतलब वो लोग क्या करता है देखना, वहीं का किसान लोग ना BMW और किस में घूमता है, ऑडी में घूमता है। कारण क्या है कि वहाँ पे सही से उसका जो भी अनाज वगैरह जो भी रहता है वो क्या किया जाता है, एक सर्टेन प्राइस पे क्या किया जाता है, जितना तुम खेती में लगाए उससे 5 रुपये बढ़ा के तुमसे क्या किया जाता है, खरीद लिया जाता है, तुमसे फेंका नहीं जाता है, ये नहीं किया जाता, वो नहीं किया। पर बाकी स्टेट में, बिहार में देखो किसान पूरा दयनीय अवस्था में, समझ में आया ना। तो वो सारा चीज होता है वहाँ, क्योंकि वहाँ एमएसपी नहीं। एमएसपी मतलब होता है एक एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस होना चाहिए कि भाई इतना पे तो हम, ताकि उसको क्या ना हो, नुकसान ना हो। तो वो चीज जो बता रहे थे अभी, तो एक एग्रीकल्चर में सरकार क्या करते हैं, सपोर्ट करता है। दूसरा क्या होता है, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। ये चीज कौन सा आर्टिकल के तहत, समझ में आया ना। इसका यही मतलब नहीं होता है कि तुम क्या करो, केस कर दो, नहीं दे रहा है सरकार को, समझ में आया ना। 2 मिनट में हो जाएगा, तो ध्यान दे इधर में। अब और क्या है, आर्टिकल 48 में तुम ध्यान से देखोगे तो एक चीज है, एग्रीकल्चर के साथ में यहाँ पे इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट, इसको भी क्या करना पड़ता है, एक तरह से इम्प्रूवमेंट करना पड़ता है। स्टेट गवर्नमेंट का काम है, दिखना, पेड़ लगाने का काम होता है। तुम 10 पेड़ काटोगे तो 20 पेड़ क्या करोगे, लगाओगे। करता है स्टेट गवर्नमेंट, ऐसा तो नहीं है करता। कोई स्टेट गवर्नमेंट करता है, कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं करता, काट देता है। एगो पेड़ और देखते नहीं है, सब जगह काट काट के क्या बना दे रहा है, बिल्डिंग बना रहा है। फिर भी ये आर्टिकल 48 में है कि तुमको क्या करना पड़ेगा, अपने इन्वायरमेंट को, वाइल्ड लाइफ को क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। वाइल्ड लाइफ मतलब वो सुंदरवन तो बना ही हुआ है, ठीक है, वो स्टेट गवर्नमेंट का काम है। लेकिन उसके साथ में स्टेट इन्वायरमेंट को भी क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये कौन सा आर्टिकल 48 में लिखा है डीपीएसपी का। फिर है आर्टिकल 49। 49 में क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट एंड प्लेस एंड ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब है नेशनल इंपॉर्टेंस, इसको क्या करना होगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। लोग जाते हैं क्या करेंगे, देखते हैं घूमने उमने जाएगा, ताजमहल वगैरह कहीं जाएगा तो फट से लिख देगा टीना वर्सेस मीना, कुछ भी जो तो रख देगा। अब कुछ चीज है, जैसे कि मान लो कहीं लिखा रहेगा, कोई नेशनल मॉन्यूमेंट में जाएगा, डोंट टच लिखा रहेगा, पहले उसको छू के जोर से देखेगा, क्या बोला, क्यों मना किया है छूने, पहले ही छू देगा उसको। जहां लिखेगा डोंट टच, अच्छा इसको तोड़ना नहीं है, वहां नहीं जाना, पहले वहीं जाएगा, उसी को तोड़ेगा, उसे उखाड़ देगा, है ना। यही ना करते हैं, लेकिन वैसा नहीं करना चाहिए। तो आर्टिकल 49 के तहत हमको क्या करना होता है, अपने मॉन्यूमेंट्स को क्या करना होता है, प्रोटेक्ट करना होता है, प्लेस को प्रोटेक्ट करना होता है, और नेशनल इंपॉर्टेंस देना होता है। ये मेरे दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। कौन से आर्टिकल के तहत, 49 के तहत। पर ऐसा करता है क्या तुम लोग, हाँ सर, कितना करता है मालूम है ना। वहां जाता है विक्टोरिया, वहां का पत्थरवा उठा घर लेके चलाता है। कौन करता नहीं करता हमको तो मालूम है, समझ में आया ना। लेके चलाता है लोग, हाँ। और वहां देखेगा इतना सारा सुंदर सुंदर फूल है, उसको देखे कोई नहीं देख रहा है, नोच देगा, हो गया इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन। समझ में आया ना, क्या बोला जाएगा। अब यहाँ पे देखो, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड द एग्जीक्यूटिव। देखो सेपरेशन, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव क्या होता है, लास्ट क्लास ऑलरेडी चर्चा किए थे कि एग्जीक्यूटिव क्या होता है और जुडिशरी क्या होता है। तो देखो जुडिशरी का मतलब ये होता है, और पहले तुमको बताएं एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है। इसको सेपरेशन करना, दोनों का अलग अलग कर देना होता है। तो प्राइम मिनिस्टर विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जहां पे एग्जीक्यूटिव दे इम्प्लीमेंट द पॉलिसी फ्रेम बाय द
सिविल सर्वेंट एंड ऑफिसर। जैसे मान लो पार्लियामेंट में कोई कानून बना, कौन बनाया? प्रधानमंत्री, ठीक है, चाहे उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाया, और उसके बाद में जो भी सिविल सर्वेंट रहता है, आईएएस आईपीएस, वो क्या करता है? इम्प्लीमेंट उसको करता है। लेकिन जुडिशरी सिस्टम क्या है? एडजॉइनिंग द बॉडी टू जुरिसडिक्शन हैव द पावर टू रिव्यू द लॉ। जो भी कानून बना है उस कानून को क्या करता है? वो क्या करता है? रिव्यू करता है कि गलत तो नहीं बनाया ना। रिव्यू करेगा, उसके बाद भी क्या करेगा? पास बाय द पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट जो कानून बनाया है उसको रिव्यू करता है, क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर को क्या कर रहा है? खराब तो नहीं कर रहा है ना। अगर बेसिक स्ट्रक्चर को तोड़ेगा तो वो क्या हो जाएगा? हाँ, अरे कानून व्यवस्था कैंसिल हो जाए, बोला नहीं बनेगा, कानून रद्द हो जाएगा। जाओ पार्लियामेंट में इसको सुधार के लेके आओ, फिर से कानून व्यवस्था में सुधार करेगा, मेजोरिटी आएगा, तब जाके क्या करेगा? बोले ये चीजें बेसिक स्ट्रक्चर को खराब कर रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वो चीज नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि एग्जीक्यूटिव जो कानून व्यवस्था बना करके क्या करता है? इम्प्लीमेंट करता है। लेकिन पहले कहाँ जाता है? सुप्रीम कोर्ट के पास, उसका रिव्यू होगा, पहले उसको देखेगा कि कहीं एक पता चला कि अपने फायदे के लिए बनाया, बाकी के नुकसान के लिए तो नहीं बनाया, या संविधान के खिलाफ तो नहीं बनाया। अगर सब चीज ठीक ठाक है, कोई बेसिक स्ट्रक्चर को टच नहीं कर रहा, किसी को इससे कोई तकलीफ नहीं होने वाला है, तभी जाके क्या किया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट परमिशन देगा कि इसको क्या करो? लागू करो। अदरवाइज तो वो, अगर मान लो दोनों एक ही साथ रहता तो क्या होता? खुद ही तुम बना रहे हो तो खुद का चीज तो सब अपना दही किसी को खट्टा थोड़ी लगता है, सबको अच्छा ही लगता है। तो खुद बना तो खुद ही तारीफ कर रहे हो, तो इसीलिए दोनों को क्या कर दिया गया? अलग कर दिया। भाई तू बना, तू देख सही कर रहा है या नहीं कर रहा। ये कौन सा आर्टिकल में है? आर्टिकल 58 में, सॉरी 50 में। समझ में आया ना? ये बात तुमको दिमाग में रहेगा। समझ में आया? समझ में आया ना? तो ये तुमको दिमाग में रखना है। अब बक बक मत करो, शांति से बैठो। अब आर्टिकल 51 में क्या दिया हुआ? 51 में यही दिया, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। मतलब कि अभी जैसे ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ, ठीक है ना, इंटरनेशनल पीस तो चाहिए ना भाई, नहीं तो हम लोग वाद विवाद करेंगे तो युद्ध होगा, ये होगा, वो सब चीज नहीं होना चाहिए। तो वही बात बोला है कि हमेशा क्या होना चाहिए? स्टेट सेल भी क्या इंडोर होना चाहिए, मतलब कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी होना चाहिए, मेंटेन करना होगा ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशन के साथ, ठीक है ना, इंटरनेशनल ट्रीटी वगैरह होना चाहिए। अब जैसे हम लोग अगर सबसे अपना रिश्ता खराब कर लेंगे तो बात ही खत्म हो गया। तो इंटरनेशनल पीस होना बहुत ज्यादा क्या है? जरूरी है। नहीं तो जिस तरह से घटना घटा, ये सब जो हुआ कश्मीर में, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ये एक तरह से बहुत ही दुखद घटना है। ये आर्टिकल 51 यही बोलता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए? इंटरनेशनल क्या होना चाहिए? पीस होना चाहिए। हमको किसी से झगड़ा नहीं करना है, किसी से किसी भी तरह का विवाद नहीं करना चाहिए। समझ में? सबसे एक तरह से भाईचारा बना के रखना चाहिए। समझ में आया? यही चीज था फंडामेंट तुम्हारा डीपीएसपी, ठीक है, याद कर लेना, टेस्ट होगा संडे को, ठीक है।